आप सबसे निवेदन है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। करण रोते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और अपनी दर्द भरी आवाज में बोला, मेरा प्यार, जिसके लिए मैं तुम्हें मंडप में छोड़कर गया था, अपने भाई के खिलाफ गया था उस प्यार को पाने के लिए। लेकिन उसने बीच में ही मेरा साथ छोड़ दिया और हमेशा के लिए मुझसे दूर चली गई। मेरी रीम, जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था और जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था। लेकिन मैं मंडप से भागा जरूर था, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, मजबूरी में। क्योंकि अगर मैं नहीं भागता, नहीं तो रिम का भाई उसे जान से मार देता। लेकिन जब मैं आधे रास्ते पहुंचा तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं वापस आना चाहता था। लेकिन तभी उसने मुझे किडनैप कर लिया ताकि मैं तुमसे शादी न कर पाऊं और अर्तव की नजरों में गिर जाऊं। हालांकि करण ने निशा को ये नहीं बताया था कि ये सब उसके भाई का ही प्लान था। सारी सच्चाई सुनकर ऋचा की आंखों के में करण के लिए हमदर्दी आ गई थी। निशा को भले ही कभी करण से प्यार नहीं था, लेकिन वो हमेशा से ही उसे अपना बहुत अच्छा दोस्त भी मानती थी। और जब 5 साल पहले अर्थव ने उन दोनों की शादी करने का फैसला लिया था, तब निशा भी ये शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन उसने जो गलती की थी उसके प्रायश्चित में वो अपने भाई की पसंद की शादी कर रही थी। निशा करण के पास बैठी और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखते हुए, आई एम सॉरी करण, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा गलत समझा। 5 साल पहले जो मेरे साथ हुआ उसकी वजह से मैं इतना ज्यादा रूड हो गई। आई एम रियली सॉरी। इतना बोलकर निशा हमदर्दी में करण के आंसू साफ करने लगी थी। तभी करण ने रोते हुए अचानक से ही निशा को गले से लगा लिया था। उसकी इस हरकत पर निशा अचानक से ही हैरान रह गई थी। लेकिन फिर करण के बारे में सोचकर उसने उसे खुद से अलग नहीं किया और उसे सांत्वना देने लगी। तब जब से करण की लाइफ से रीमा गई थी, तब से वह बिल्कुल ही टूट गया था। मिहिर जो अंगूठी लेकर मुस्कुराते हुए कमरे में ही आ रहा था, यह नजारा देखकर उसके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई थी और उसके कदम अपनी जगह पर ही जम गए थे। वह कितना ज्यादा खुश था ये सोचकर कि वो निशा को रिंग देगा तो निशा उसे अपने दिल की बात बोल देगी, उससे उससे अपने प्यार का इजहार करेगी। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। मिहिर को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दम घुट रहा हो, उसे ठीक से सांस नहीं आ रही हो। इसीलिए वो जल्दी से कमरे से बाहर चला रहा था। करण को निशा को महसूस हुआ जैसे दरवाजे के पास कोई खड़ा था। उसने तुरंत अपना सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। कुछ देर बाद जब करण नॉर्मल हुआ तो वो खुद को निशा के इतने करीब देखकर वह जल्दी से दूर हो गया और नजरें चुराते हुए बोला, आई एम सॉरी। इतना बोलकर करण अपने आंसू पोंछ कर खड़ा हो गया और निशा भी खुद को संभाल कर जल्दी से खड़ी हो गई थी। करण उसके कमरे से जाने लगा, तभी निशा उसे समझाते हुए बोली, जो बीत गया है उसे भूल जाओ, क्योंकि बीते हुए घाव को खरीदने से सिर्फ दर्द ही होता है। और फिर मुस्कुराते हुए, इसीलिए हमेशा खुश रहो और जो भी हुआ उस पर मिट्टी डालो। अच्छा, कॉफी पियोगे? निशा की बातें सुनकर करण उसे ध्यान से देखने लगा था। 5 साल पहले की निशा और आज की निशा में जमीन आसमान का अंतर था। करण हैरानी से निशा का चेहरा देखते बोला, तुम तो काफी बदल गई हो। निशा मुस्कुराते हुए बोली, जब हालात बदल जाएं तो इंसानों को तो बदलना ही पड़ता है। अच्छा, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर निशा कमरे से बाहर चली गई थी। करण वहीं बेड पर बैठकर अपने फोन में कुछ करने लगा था। मिहिर टेरिस पर खड़ा अपने हाथ में अंगूठी पकड़े हुए बिना भाव से देख रहा था। उसके कानों में कुछ शब्द और आंखों के सामने तस्वीर आ रही थी, जिसमें अर्थव ने मिहिर को निशा की जिम्मेदारी सौंपी थी। फ्लैशबैक। अर्थव मिहिर को एक फोटो दिखाते हुए बोला, निशा सिंघानिया, दिल्ली की फेमस डिजाइनर। तुम्हें हर पल इस पर नजर रखनी है, इसको प्रोटेक्ट करना है जब तक मैं नहीं हूँ। इस पर एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। आज से इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। फ्लैशबैक टू। मिहिर कमरे में बैठा हुआ था, लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। तभी उसका फोन बजा। उसने कॉफी कॉल पिक की और तो दूसरी तरफ से अर्थव की आवाज आई, आज तुम्हें निशा से शादी करनी है, वह भी जबरदस्ती। तो बिना उसकी मर्जी के जबरदस्ती उससे शादी करोगे? मिहिर पहले तो हैरान रह गया, लेकिन फिर मना करते हुए बोला, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ?
माना कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ और उसे अपने करीब रखना चाहता हूँ, लेकिन उससे शादी करके वह भी जबरदस्ती नफरत करने लगेगी वो मुझसे। वैसे भी मुझे सीधे मुंह बात नहीं करती है, और ऐसे में तो अगर मैंने उसके साथ जबरदस्ती शादी कर ली तो वो तो मेरे करीब होते हुए भी मुझसे दूर हो जाएगी। दूसरी तरफ से अर्तप उसे समझाते बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसकी अर्तप सिंघानिया तुम्हें गारंटी देता है, निशा हमेशा ही तुम्हारे पास रहेगी। बार बार अर्तप के फोर्स करने पर आखिरकार मिहिर मान ही गया था। फ्लैशबैक एंड। मिहिर गुस्से में अंगूठी को देखते हुए खुद से बोला, सब कुछ जानते हुए क्यों उससे प्यार की उम्मीद लगा बैठा। ये सोचने लगा कि निशा भले ही मुझसे नफरत करती है, लेकिन एक न एक दिन मुझसे प्यार करने लगेगी। लेकिन वो तो किसी और से ही प्यार करती है। मैंने उसे अपनी जबरदस्ती ही पत्नी बना दिया है, लेकिन उसका दिल तो किसी और के ही पास है। और ऐसे मिलना चाहते हुए भी मैं उन दोनों के रास्ते में आ रहा हूँ। गहरी सांस लेकर, नहीं मिहिर जिंदल, ये ठीक नहीं है। अगर तेरे दिल में निशा के लिए कोई भी फीलिंग्स है या तेरा प्यार सच्चा है तो तुझे उसे उसकी खुशियां देनी होगी। इतना बोलकर मिहिर वहां से चला गया। निशा कॉफी बनाकर अपने कमरे में लाई और करण को देते बोली, आपकी कॉफी। करण ने निशा के हाथ से कॉफी ली और उसका चेहरा देखते हुए पूछा, तुमने बनाई है? निशा ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया और वहीं पड़े हुए सोफे पर बैठकर मैगजीन पढ़ने लगी। करण कॉफी पीते हुए निशा को ही देख रहा था। निशा अब पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी थी। करण ने निशा का चेहरा देखते उससे पूछा, तुम फैशन डिजाइनर हो? तुम वेडिंग आउटफिट डिजाइन करती हो या फिर नॉर्मल कपड़े भी? करण का सवाल सुनकर निशा ने उसकी तरफ देखा और बोली, मैं सभी तरह की ड्रेस डिजाइन करती हूँ और हर ड्रेस में कुछ यूनिक करने की कोशिश करती हूँ। इतना बोलकर निशा वापस से अपनी मैगजीन पढ़ने लगी थी और करण कॉफी पीते हुए उसे बार बार देख रहा था। शाम का वक्त। निशा हॉल में सोफे पर बैठी अपने फ्रेंड में फोन पर अपनी फ्रेंड के साथ चैटिंग कर रही थी। तभी उसके कानों में जानी पहचानी आवाज बनी। निशा। उस जानी पहचानी आवाज को सुनकर तो पहले तो निशा हैरान रह गई, फिर उसने अपना जल्दी से सर उठाकर ऊपर देखा तो भीड़ को देखकर उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिला और होठों पर न चाहते हुए भी हर किसी मुस्कुराहट आ गई थी। निशा जल्दी से सोफे पर उठकर खड़ी हुई और मिहिर के पास आने लगी। तभी मिहिर उसकी तरफ देखे बिना बोला, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो कमरे में जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इतना बोलकर मिहिर एक पल भी बिना रुके वहां से कमरे की तरफ चला गया। निशा हैरानी से खुद से बोली, मिहिर यहाँ? लेकिन क्यों? वो तो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला गया था ना, फिर वो कहीं उसने रिंग तो नहीं ढूंढ ली ना? निशा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि मिहिर उसके लिए वापस आ गया है। निशा जल्दी से अपना फोन लेकर सीढ़ियों के ऊपर चला गया था। निशा का कमरा। निशा जल्दी से भागकर कमरे में के अंदर आई तो देखा मिहिर उसकी तरफ अपनी पीठ करके खड़ा हुआ है। निशा मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, मिहिर। निशा की आवाज सुनकर मिहिर ने अपने फेस एक्सप्रेशन को सख्त किया और अपनी पेंट की जेब से रिंग निकाल कर वह निशा की तरफ पलटा। निशा की नजर जब उस रिंग पर गई तो बुरी तरीके से हैरान रह गई थी। उसे तो लगा था मिहिर उस रिंग को कभी नहीं ढूंढेगा। आखिर क्यों वो मिलीनियर बिलीनियर होते हुए फालतू की रिंग में अपना टाइम वेस्ट करेगा? लेकिन वह तो रिंग को ढूंढ कर लाया था। निशा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था और साथ ही उसे खुशी भी हो रही थी। निशा कुछ बोलने ही वाली हुई थी कि तभी मिहिर दर्द में मुस्कुराते हुए बोला, इस रिंग को पाकर मुझे ऐसा लगा था जैसे मैंने तुम्हें पा लिया हो। फिर फीका मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन मैं ये भूल गया था, पाया उसे जाता है जिसके दिल में आपके सिवा कोई ना हो, लेकिन जिसके दिल में कोई और हो उसे पाया नहीं जाता, उसे हासिल किया जाता है। लेकिन मैं तुम्हें हासिल नहीं करूंगा। मिहिर की बातें सुनकर निशा असमंजस से उसे देख रही थी, लेकिन मिहिर की ऐसी बातें सुनकर उसके दिल में भी दर्द हो रहा था। मिहिर आगे बोला, मैंने तुमसे शादी इसीलिए की थी क्योंकि मुझे लगता था कभी न कभी मैं तुम्हें पा ही लूंगा, कैसे भी करके तुम्हें अपने प्यार का एहसास करा ही दूंगा। लेकिन मैं गलत था, क्योंकि तुम्हारे दिल में तो कोई और ही है और तुम्हें मुझसे सिर्फ नफरत है। मिहिर की बात सुनकर निशा के पैरों तले से
जमीन खिसक गई थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। निशा आंसुओं से भरी आंखों से मिहिर को देखने लगी थी। मिहिर ने अपने हाथ में पकड़ी अंगूठी को निशा के हाथ पकड़कर उसकी हथेली पर रख दी और फिर अपनी पैंट की जेब से एक पेपर और पेन निकाला और पेपर पर साइन करके निशा के हाथ में रखते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम जीत गई। 1 महीने से पहले ही मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया और हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा रहा हूँ, जहाँ मेरा साया भी तुम तक नहीं पहुंचेगा। इतना बोलकर मिहिर वहां से जाने लगा। तभी उसका एक कदम एकदम से लड़खड़ा कर गए और लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और कमरे से बाहर चला गया। निशा ने अपने हाथ में रखे डिवोर्स पेपर को देखे और फिर उस रिंग को देखकर उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। अगले ही पल वो रोते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई थी। मुंबई का सुनसान इलाका में एक घर बना था। उसे घर के एक कमरे में बहुत लोग बैठे हुए थे। उनमें से 2-3 लोगों के तो अपने चेहरे पर ब्लैक कलर का मास्क लगाया हुआ था। राघवेंद्र सबकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे पूरा यकीन है कि वह आदमी अर्तप सिंघानिया नहीं है। अब उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारी। रोनित सिगरेट के कस लेते हुए बोला, मुझे अभी भी तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। राघवेंद्र गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारा ना अर्तप सिंघानिया की प्रॉपर्टी और मुंबई का किंग बनने का सपना देखकर तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। मैंने कहा ना वह मर गया है। मैंने डॉक्टर को धमकाकर उससे सारा सच बाहर निकलवा लिया है। वो विहान ठाकरे है और उसने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कराई है। राघवेंद्र की बात सुनकर वो एक आदमी गुस्से से बोला, दिमाग रोनित का नहीं तुम्हारा खराब हो गया है। मुझे पूरा यकीन है कि वही अर्थप सिंघानिया है। उस आदमी की बात सुनकर एक आदमी चिढ़ते हुए बोला, तुम क्या उसकी बीवी हो जो तुम्हें उसके बारे में उसकी बीवी से भी ज्यादा पता है? वह आदमी गुस्से में अपने दांत पीसते बोला, बीवी नहीं लेकिन उसकी बीवी और उससे सख्त नफरत है। उसकी बीवी की वजह से ही मैंने सुसाइड करने की कोशिश की थी और एक पूरे कॉलेज के सामने बदनाम हो गया था। लेकिन भगवान का चमत्कार तो देखो, मुझे दूसरा मौका मिला उसकी बीवी और उससे बदला लेने का। उस आदमी की बात सुनकर रोहन भी अपने दांत पीसते हुए बोला, अर्तप सिंघानिया ने जैसे तुम्हारे साथ गलत किया वैसे ही मेरे साथ भी। और लोगों को समझा समझा कर पागल हो गया हूँ कि वह आदमी अर्तप सिंघानिया नहीं है। तुम लोग को समझना है तो समझो और नहीं समझना तो मत समझो। लेकिन अब मैं तुम लोगों के साथ तो बिल्कुल काम नहीं करूंगा, क्योंकि अर्तप सिंघानिया की सारी प्रॉपर्टी उस बिहान ठाकरे के नाम आ गई है और उससे हाथ मिलाकर बिना किसी मेहनत के मैं करोड़पति बन जाऊंगा। फिर मैं तुम लोगों के साथ क्यों रहूं? राघवेंद्र की बात सुनकर सभी लोग गुस्से से उसे देखने लगे थे। तभी दूसरा आदमी बोला, राघवेंद्र बिल्कुल सही कह रहा है। जहां तक उस हम लोग अर्थव सिंघानिया को जानते हैं, उससे पहली बार अपनी बीवी को बचाने के लिए सिर्फ अपनी जान दी थी। फिर क्यों वह 5 साल बाद हम सबको सिर्फ उससे बदला चाहिए? रोनित और उस आदमी की बात सुनकर राघवेंद्र गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुम लोगों को समझा समझा कर पागल हो गया हूं मैं। और वह हम आदमी अर्तप सिंघानिया नहीं है। तुम लोग को समझना है तो समझो, नहीं समझना है तो मत समझो। लेकिन अब मैं तुम लोगों के साथ तो बिल्कुल भी काम नहीं करूंगा, क्योंकि अर्तप सिंघानिया की सारी प्रॉपर्टी उस बिहान ठाकरे के नाम हो गई और उससे हाथ मिलाकर बिना किसी मेहनत के मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा। फिर मैं तुम लोगों के साथ काम क्यों करूं और क्यों रहूं तुम लोगों के साथ? राघवेंद्र की बात सभी लोग उसे गुस्से से देखने लगे थे। जिसमें दूसरा आदमी बोला, राघवेंद्र बिल्कुल सही कह रहा है। जहां तक हम लोग अर्तप सिंघानिया को जानते हैं, उसने पहली बार अपनी बीवी को बचाने के लिए सिर्फ अपनी जान दी थी। फिर क्यों है 5 साल तक अपनी बीवी से दूर रहेगा, उसकी आंखों के सामने उसके माँ बाप को मारेगा और क्यों अपनी बीवी को सिंघानिया मेंशन से बाहर निकालकर उसे डिवोर्स देगा? अगर देखा जाए तो वो आदमी कहीं से भी अर्तप सिंघानिया नहीं है। उसे आदमी की बात सुनकर सभी लोग काफी सोचने पर मजबूर हो गए थे। तभी एक आदमी जो पहले ये बोल रहा था कि वह अर्तप सिंघानिया है, उसे अब से नफरत है। वह गुस्से से अपने दांत पीसते बोला, ठीक है, तुम लोग उससे हाथ मिलाओ, तब तक मैं अर्तप सिंघानिया की बीवी को ऊपर पहुंचाने की तैयारी करता हूँ। अगले हफ्ते की न्यूज की हेडलाइन होगी, अर्तप सिंघानिया की पत्नी सिया रायजादा की पानी में डूबने से हुई मौत। अगर वो अर्तप सिंघानिया है
तो अपनी पत्नी की मदद जरूर करेगा, वरना नहीं। और अगर उसने अपनी पत्नी की मदद की तो हम सब उसे वहीं पर जान से मार देंगे। सिंघानिया मेंशन में ही गुस्से से नीचे आया और सिंघानिया मेंशन से बाहर जाने लगा था। तभी उसे पीछे से श्वेता जी ने आवाज दी, मिहिर बेटा तुम कब आए? मिहिर अपने गुस्से को कंट्रोल करके श्वेता जी की तरफ पलटा और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, अभी बस कुछ देर पहले ही आया था और वापस से जा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट था इसलिए आना पड़ा। इतना बोलकर मिहिर बिना रुके सिंघानिया मेंशन से बाहर चला गया। श्वेता जी को कुछ समझ में नहीं आया। तभी उनकी नजर सीढ़ियों से भागते हुए निशा पर पड़ गई। निशा भागते हुए नीचे आई और श्वेता जी से बोली, मिहिर वो कहाँ है? श्वेता जी मुस्कुराते हुए, वह तो चला गया। तुम्हें नहीं मिला क्या? निशा ने कोई जवाब नहीं दिया और सीढ़ियों से ऊपर चली गई। श्वेता जी के माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी थी। उनके मन में सवाल घूमने लगे थे कि इन दोनों के बीच आखिरकार हुआ क्या है। रात का वक्त, अर्थात निशा को छोड़कर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आरसी अपनी से बोली, चाची दादू कहाँ है? अपने जग से गिलास से पानी डालते हुए बोली, बेटा जीजू अपने कमरे में है। मैंने बुलाया था लेकिन उन्होंने कहा कि वह कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। ये सुनते ही आरती उठकर खड़ी हो गई और गुस्से में बोली, दादू कितने केयरलेस है। फिर गुस्से में अपनी को देखते हुए, आप मेरी और दादू की डिनर प्लेट लगा दो, मैं उन्हें खिला दूंगी। अवनी ने अपना सिर हिलाया और डिनर प्लेट में डालकर आरसी को दे दिया। आरसी अपने छोटे छोटे हाथों से प्लेट लेकर वहां से चली गई। आरसी के जाने के बाद अवनी दुखी होते हुए सबसे बोली, पता नहीं हमारे परिवार को किसकी नजर लग गई है। जीजू जी दी से इतना प्यार करते हैं, फिर जीजू ने दी को तलाक क्यों दे दिया, और दी ने भी। प्लीज भगवान अब आप ही सब कुछ ठीक कर दीजिए। अरथब और सिया को तलाक को लेकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। निशा का तो कमरा, निशा बेड पर गुमसुम सी बैठी हुई थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और कर्नल अंदर आया। वह बेड के पास आकर निशा से बोला, तुम्हें डिनर करना है? निशा धीमी आवाज में बोली, मन नहीं है। करण निशा को देखते हुए हैरानी से बोला, अभी तुमने क्या कहा? निशा का मजाक उड़ाते हुए, क्या गजब बात है, भुक्कड़ को भूख नहीं है। बचपन में सबका छीन छीन कर खाने वाली को आज भूख नहीं है। फिर निशा के माथे पर हाथ रखते हुए, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है ना? फिर उसका मजाक बनाते हुए देखकर भी निशा ने कुछ नहीं कहा और बेड से उठकर वॉशरूम में चली गई। निशा को ऐसे गुमसुम देखकर करण को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो वहां से जाने लगा। तभी उसकी नजर पैड पर रखे हुए पेपर पर पड़ गई थी। निशान करण ने उस पेपर को उठाया तो डिवोर्स पेपर लिखा था, जिसमें मिहिर के तो शान थे लेकिन निशा के नहीं। करण को समझ आया कि निशा आखिर उदास क्यों है। करण गुस्से में डिवोर्स पेपर को देखते हुए बोला, तो ये वजह है इसके मूड के पीछे। कुछ सोचते मैंने निशा को बहुत दर्द दिया है और अब उसे पहले की तरह निशा मैं ही बनाऊंगा। यह बोलते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी और उसने डिवोर्स पेपर को वापस से वहीं पर रख दिया था। कुछ देर बाद निशा टॉवल से अपना चेहरा पोंछते हुए रूम में आई और तौलिया पोल सोफे पर फेंक कर बेड पर बैठ गई। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और बार बार उसकी आंखों के सामने मिहिर का ही चेहरा आए जा रहा था। निशा अभी इन सब में खोई हुई थी कि तभी करण हंसते हुए निशा से बोला, एक जोक है, तुम बोलो तो सुनाऊं? लेकिन निशा ने कुछ नहीं कहा। निशा को कुछ ना बोलता देखकर करण मुस्कुराते बोला, तुम्हें नहीं सुनना? कोई बात नहीं, मैं खुद को ही सुना लेता हूँ। पति, शादी के समय 7 फेरे लेते वक्त तो तुमने वचन दिया था और स्वीकार किया था कि मेरी इज्जत करोगी, मेरी सब बात मानोगी। पत्नी, तो क्या इतने लोगों के सामने तुमसे बहस करती? बीवी की बात सुनकर पति हैरान रह गए और अपना जोक सुनाकर करण ही हंसने लगा था। लेकिन निशा बिल्कुल वैसी ही बैठी रही थी। निशा को हंसता हुआ ना देखकर करण उदास हो गया था, लेकिन करण ने हार नहीं मानी और फिर हंसते हुए बोला, एक बार तो पक्का तुम्हें हंसी आएगी। फिर अर्ज किया है, मोहब्बत के हर रास्ते में दर्द ही मिलेगा। मैं सोच रहा हूँ उस रास्ते में मेडिकल स्टोर खोल लूँ, मस्त चलेगा ना? पत्नी, गजब बेइज्जती, यही सब करने के लिए तुमसे शादी की थी? पति, ओ, मेरे लिए दूर दूर से रिश्ते आते थे। पत्नी मजाक उड़ाते हुए, हाँ तो इसमें क्या है, तुम्हारे पास रहने वाले तुम्हारे लक्षण से ही जानते होंगे। करण का ये चुटकुला सुनकर करण और निशा दोनों ही जोर जोर से हंसने लगे थे। करण हंसते हुए निशा के चेहरे को एक टक
देखने लगा था। वो हंसते हुए काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। अर्थव का कमरा। आरसी डिनर की प्लेट लेकर कमरे के अंदर आई और प्लेट को बेड पर रखकर अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर अर्थव को घूरते बोली, डैडू आपने डिनर क्यों नहीं किया? अर्थव जो बेड पर लैपटॉप पर काम कर रहा था, आरसी की आवाज सुनकर उसकी तरफ ही देखने लगा था और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, प्रिंसेस अभी मैं काम कर रहा हूँ, बाद में कर लूंगा। आरसी अर्थव की साइड आई और उसने उसके हाथ से लैपटॉप को छीनकर बेड पर रख दिया और उसके गाल पर किस करते बोली, डैडू हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट, इसलिए आप अपना काम बाद में करना। अभी प्रिंसेस आपको खाना खिलाएगी, आप बिना किसी नखरे के खा लेना। अगर आपने नहीं खाया तो मैं आपको बहुत सारा डांटूंगी। आरसी किसी दी अम्मा की तरह बात अरदब को धमकी देते हुए बोली थी। अरदब सिंघानिया जो लोगों को धमकी देता था, आज उसकी प्रिंसेस ही उसे धमकी दे रही थी। लेकिन उसे प्रिंसेस की धमकी सुनकर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि अपनी प्रिंसेस पर बहुत ही ज्यादा प्यार आ रहा था। अरदब ने आरसी के हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठा दिया और प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए बोला, ओके मेरी दाई अम्मा। अरदब के मुंह से अपने लिए दाई अम्मा सुनकर आरची मुंह बन गया था, लेकिन अगले ही पल वह भी मुस्कुरा दी और अपनी छोटी छोटी हाथों से खाने का बाइट तोड़कर अर्थब के मुंह की तरफ बढ़ाते हुए बोली, डैडू। अर्थब ने बिना कुछ कहे अपना मुंह खोल दिया और आरसी की मुस्कुराते उसके मुंह में खाना का निवाला डाल दिया। अर्थव सिंघानिया जिसके आगे किसी की भी नहीं चलती थी, उसके आगे उसकी प्रिंसेस की चलती थी। उसके सामने तो उसके प्रिंसेस के अलावा उसकी भी नहीं चलती थी। अर्थव ने फिर खाने का वाइट तोड़कर आरसी को भी खिलाया, यह हमेशा से ही जानते हुए कि आरसी उसकी अपनी बेटी नहीं बल्कि उसके दुश्मनों की ही बेटी है। लेकिन फिर भी अर्थव सिंघानिया के प्यार में अपनी प्रिंसेस के लिए कोई भी फर्क नहीं आया था, क्योंकि उसके लिए तो वह सिर्फ आरसी अर्थव सिंघानिया थी, उसकी प्रिंसेस। कुछ देर बाद अर्थव आरसी दोनों ने डिनर कर लिया था और अर्थव ने पानी का गिलास उठाकर आरसी को पानी पिलाया और उसका मुंह टिश्यू पेपर से साफ करके एक नौकरानी को बुलाया और जूठे बर्तन उसे ले जाने को बोल दिया। नौकरानी जूठे बर्तन लेकर वहां से चली गई और आरसी भी अर्थव को गुड नाइट बोलकर वहां से चली गई थी। अर्थव बेड से उठकर खड़ा हुआ और वॉशरूम में हैंड वॉश करने चला गया था। कुछ देर बाद अर्थव हैंड वॉश करके रूम के अंदर आया, तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, मुझे पता है कि तुम अर्थव सिंघानिया नहीं हो बल्कि विहान ठाकरे हो और तुमने ही अर्थव सिंघानिया को मारा है। उसका सबसे बड़ा सबूत चाहे कुछ भी हो जाए, अर्थव सिंघानिया कभी अपनी बीवी को खुद से दूर नहीं करेगा, लेकिन तुमने तो ना सिर्फ उसे दूर किया बल्कि उसे तलाक भी दे दिया। यही तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है मेरे पास, और अब मैं तुम्हारी सच्चाई पूरी दुनिया को देखो बताऊंगा। अर्थव ने उस आदमी की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखा। उस आदमी ने ब्लैक कलर का अपने चेहरे पर फेस कवर लगा हुआ था और अर्थव उसे देखते हुए जोर जोर से हंस रहा था और फिर अचानक से सीरियस आवाज में बोला, मैं राघवेंद्र सिंघानिया से नफरत करता हूँ, क्योंकि उन्होंने और उनकी पत्नी ने मिलकर मेरी माँ की जान ली थी। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपनी दादी से करता हूँ और उसके बाद अपनी बीवी से, जिससे मैंने जबरदस्ती शादी की थी, लेकिन मेरा जुनून बन गई थी। डेविल स्माइल करते हुए, मुझे सब कुछ पता है अर्थव सिंघानिया के बारे में। क्या बताओगे तुम दुनिया को? और हाँ, जिस डॉक्टर से तुमने ये सारी इंफॉर्मेशन लेकरवाई है ना, वह भी यही बोलेगा कि वह तो मुझे जानता नहीं। और रही बात सिया को तलाक देने की, और अपनी बीवी को तलाक देने का, और अगर किसी ने कुछ बोला है भी है तो मैं सीधा उसे बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि ये सिंघानिया मेंशन मेरी मॉम का है। और फिर हंसते हुए, कुछ और जानना है क्या? बोलते हुए अर्थव के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई थी। अर्थव की बात सुनकर पहले तो आदमी घबरा गया था और अगले ही पल उसे अपने आदमियों के होठों पर भी एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। वो बोला, तुम ये सब पैसों के लिए कर रहे हो ना? मेरा बॉस तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे देगा अगर तुम उसके साथ काम करते तो। अर्थव हंसते हुए एटीट्यूड में बोला,
अपन को क्या मजदूर समझ रखा है क्या? और तू क्या अपना बॉस का चमचा है? फिर स्टाइल में एटीट्यूड मारते हुए बोला, विहान ठाकरे कोई सड़क का लफंगा नहीं है जो वो तुम लोगों से सौदेबाजी करे। अगर सौदेबाजी करनी है तो अपने बॉस को बुलाओ, वरना भूल जाओ। और हाँ, गलती से भी अगर किसी को ये सच बताया ना, भगवान की सौगंध, जन्नत के दर्शन करा दूंगा। और अभी मेरे कमरे से बाहर निकलो, वरना यहाँ से उठाकर नाली में फेंक दूंगा। आदमी अपनी बेइज्जती होने के बाद भी हंसते हुए बोला, मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद आया। और तब गुस्से में उसे आदमी को घूरते हुए बोला, लेकिन मुझे तो तुम्हारा थोबड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और नहाता नहीं है क्या? नहाता नहीं है तो कम से कम अपने चेहरे को ही चमका लिया कर। तुझे तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे गली के कुत्ता किसी नाली से निकल रहा हो। अपनी बेइज्जती सुनकर वह आदमी गुस्से से तिलमिला गया था, लेकिन अगले ही पल कुछ सोचकर उसके होठों पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने मुस्कुराते कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है जिसमें तुम एक दिन में राजा बन जाओगे। अर्थव सिंघानिया की पत्नी सिया सायजादा को मारकर। यह सुनते ही अर्थव की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसने अगले ही पर एक भरपूर पंच उस आदमी के चेहरे पर मार दिया था। पंच जड़ते ही वह आदमी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। उसके किनारे का होंठ फट गया था, जिससे खून आने लगा था। आदमी उठा और गुस्से से अर्थव को देखने लगा। अर्थव एविल स्माइल में मुस्कुराते हुए बोला, जब अर्थव सिंघानिया ही ने उस औरत को तलाक दे दिया है तो वह उसकी पत्नी कैसे रह गई? गलत समय पर गलत बात मेरा माथा ठनका देती है। अच्छा ये बताओ, प्लान क्या है? उसे औरत को तुम अपने तरीके से मारोगे या मैं अपने तरीके से मारूं? आदमी जो गुस्से में था, अर्थव की बात सुनकर स्माइल करते हुए अपने खून को पोंछा और बोला, ठीक है, उसे मारने का प्लान बॉस का होगा, लेकिन आपको अंजाम तुम दोगे, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। इसके डील मंजूर है तो बोलो। इतना बोलकर उस आदमी के अपना हाथ आगे किया। उस आदमी का हाथ देखकर अर्थव एविल स्माइल में मुस्कुराते बोला, राघवेंद्र सिंघानिया। अर्थव कैसा बोलते ही वो आदमी हैरानी से अर्थव को देखने लगा था। अर्थव ने उसे आदमी की गर्दन को पीछे से पकड़ा और उसके चेहरे से कवर निकाल कर जीवनी पर फेंक दिया और बोला, इंसान चाहे कितने भी पर्दे में क्यों ना हो, विहान ठाकरे से छुप नहीं सकता। राघवेंद्र जो पहले से घबरा गए थे, हंसते हुए बोले, तुम्हारी नजरें तो चील से भी तेज हैं। जिस पर अर्थव एटीट्यूड से मुस्कुराते हुए बोला, मेरा नाम ऐसे ही नहीं है, मैं उड़ती हुई चिड़ियों के बिना गिने हुए गिन सकता हूँ। तो तू क्या चीज है? तू तो सबसे बड़े धोखेबाजों है, और धोखेबाजों को पहचाना विहान ठाकरे को अच्छे से आता है। अपने कमीने बॉस को बोल दो मुझे उसकी डील मंजूर है, लेकिन अगर मुझे मेरे पैसे वक्त पर नहीं मिले तो इसके लिए मैं तुम लोगों का क्या हाल करूंगा। इसका जवाब तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब निकलो यहाँ से। राघवेंद्र ने गुस्से में अर्थव को देखा और फिर कमरे से बाहर चले गए। अगला दिन जिंदल मैंशन। मिहिर का कमरा, जमीन पर हर तरफ शराब की बोतलें टूटी पड़ी हुई थी। बेड के पास जमीन पर बैठा हुआ था, उसका सर बेड पर रखा था और उसके चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी। नींद में भी उसके मुंह से सिर्फ निशा का ही नाम निकल रहा था। कमरे का माहौल बिल्कुल अस्त व्यस्त था। कुछ देर बाद नहीं की आंखें खुली, उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और सही से उठकर बैठ गया। मिहिर ने एक नजर पूरे कमरे को फेरी और उसकी नजर बेड पर गई तो उसकी आंखों के सामने निशा का चेहरा आने लगा। साथ ही उसका बेड के लिए झगड़ा कि वो अकेले ही बेड पर सोएगी। यह सब याद आते ही मिहिर के चेहरे पर दर्द आ गया था। मिहिर उठा और जैसे ही उसने चलने के लिए अपना कदम बढ़ाया, उसके कदम लड़खड़ा गए, लेकिन अगले ही पर उसने खुद को संभाला और हंसते बोला, दिल तो मेरा पहले से ही लड़खड़ा गया है, अब तो कदम भी लड़खड़ाने लगे हैं। बोलते हुए मिहिर के चेहरे पर दर्द आ गया था। मिहिर ने खुद को संभाला और वॉशरूम में चला गया। सिंघानिया मैंशन, निशा का कमरा। खिड़कियों से धूप छनकर निशा के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी नींद टूटने लगी थी। निशा उठी और उसने जैसे ही अंगड़ाई ली, उसकी नजर सोफे पर पड़ गई और उसकी आंखों के सामने मिहिर का चेहरा और उसके कानों में कुछ शब्द गूंजने लगे थे। और यहाँ भी कम से कम मुझे यह बात तो बेड पर सोने दो। ओ हेलो, सोना तो तुम्हें सोफे पर ही पड़ेगा क्योंकि ये मेरा रूम है और वहाँ भी वह मेरा बेड है।
चुपचाप से सोफे पर सो जाओ, वरना स्पेशली अर्थक भाई से कहकर तुम्हारे लिए स्पेशल वाला बेड तैयार करवाऊंगी। ये सब याद आते ही निशा के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन अगले ही पर मिहिर का उसे डिवोर्स देना याद आ गया था। उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल फीकी सी पड़ गई थी और उसके चेहरे पर दर्द आ गया था। निशा ने गुस्से में अपना चेहरा फेर लिया और खुद से बोली, मुझे क्यों दर्द हो रहा है? मैं तो खुद उससे दूर जाना चाहती थी। मेरी तो खुशी की बात है कि उसने मुझे डिवोर्स दे दिया। फाइनली मैं जबरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद हो गई। लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हूँ? बार बार वो मेरे सामने क्यों आ रहा है? फिर गुस्से से अपनी आंखों में भरे आंसुओं को साफ करते बोली, नहीं, मैं उसके लिए क्यों उदास होने लगी? नहीं, अगर वह अपनी दुनिया में खुश है तो मैं भी हूँ। मुझे उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही कभी पड़ेगा, क्योंकि मैं उससे सिर्फ नफरत करती हूँ। आई हेट यू, आई हेट यू। लेकिन निशा का दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वह मिहिर से नफरत करती है। इसीलिए जब उसे कुछ नहीं समझ आया तो वह गुस्से से चिल्लाते बोले, आई हेट यू मिहिर। जिंदल, मुझे तुमसे सिर्फ नफरत है और हमेशा रहेगी। निशा की जुबान कुछ और ही बोल रही थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही बोल रही थी। करण बेड पर बैठे बैठे ही सो रहा था। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुली। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा तो उसकी आंखों के सामने आज पहली बार रीमा का चेहरा आने की बजाय निशा का उदास चेहरा आया था। करण एकदम से हड़बड़ाकर बेड पर बैठ गया और खुद से बोला, मैं अपनी रिम से प्यार करता हूँ, तो निशा का चेहरा मेरी आंखों के सामने क्यों आ रहा है? क्यों उसकी उदासी ने मेरी रातों की नींद छीन ली है? फिर एक गहरी सांस लेकर खुद को समझाते हुए बोला, रिलैक्स करण, पहले तू शांत हो जा। तूने जो निशा के साथ गलत किया था तो उसी के लिए पछतावे में है और इसीलिए तो उसे खुश करना चाहता है और उसके अलावा तेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तेरी जिंदगी में सिर्फ तेरा प्यार है, तेरी रिम, जिसकी वजह से और कोई इसकी जगह नहीं ले सकता और ना ही मैं किसी को लेने दूंगा। आई लव यू रिम, आई लव यू सो मच। बोलते हुए करण ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से निशा का ही चेहरा आ गया था। करण ने गुस्से से अपनी आंखें मुंह खोल ली और बेड से उठकर वॉशरूम में चला गया। इस वक्त सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अर्थात बिना किसी एक्सप्रेशन के ब्रेकफास्ट कर रहा था, जैसे उसे किसी से भी कुछ फर्क ही न पड़ रहा हो। आरसी ने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया और अपनी जगह पर खड़ी होकर अर्थव से बोली, डैडू, आज मुझे स्कूल छोड़ दोगे? अर्तव अपने टिश्यू पेपर को साफ करते हुए बोला, हाँ बिल्कुल। इतना बोलकर अर्तव खड़ा हो गया और आरसी के पास आकर उसने आरसी का हाथ पकड़ा और मेंस से बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही राघवेंद्र जी उसके पीछे पीछे बाहर निकल गए। रायजादा महल, एक कमरे में एक आदमी अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसके कानों में किसी औरत की गुस्से से आवाज है, चिल्लाने की आवाज पड़ी, रोनित रायजादा, मेरी बच्ची कहाँ है? उस औरत के चिल्लाने की आवाज सुनकर रोनित ने गुस्से में अपनी आंखें खोल दी और चिल्लाते हुए बोला, सुबह सुबह पता नहीं कौन सा आ गया है। फिर बोलते हुए उसकी आंखें अचानक से ही बड़ी बड़ी हो गई। वो खुद से बोला, ये आवाज तो श्रुति की है, लेकिन वो यहाँ कैसे? उसे तो बोलते हुए रौनक की आंखें हैरानी से फैल गई थी। रौनक जल्दी से बेड से उठकर खड़ा हुआ। उसने जल्दी से कपड़े पहने और रूम से बाहर निकल गया। रौनक नीचे आया तो हैरानी से उस औरत से बोला, श्रुति मेरी जान। रौनक की आवाज सुनकर श्रुति ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और चिल्लाते हुए बोली, तुम जैसे घटिया कमीने इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, क्या इस पूरी दुनिया में नहीं देखा। तुमने मुझसे मेरे बाप के बारे में झूठ बोला, उनका जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया ताकि मैं यहाँ से चली जाऊं और तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ। लेकिन अब नहीं रोनित रायजादा, मैं तुम्हारी सच्चाई पूरी दुनिया को बता कर रहूंगी कि तुमने कितने घटिया कमीने मक्कार और धोखेबाज इंसान हो। गुस्से में रौनक का कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए, लेकिन इससे पहले मुझे मेरी बेटी से मिलना है। बताओ मेरी बेटी महक कहाँ है? अपनी पूरी सच्चाई सुनकर रौनक के चेहरे का रंग उड़ गया था, लेकिन अगले ही पल उसने अपने एक्सप्रेशन को चेंज किया और नौटंकी करते हुए श्रुति को अपने गले से लगाते हुए कोशिश करने लगा। लेकिन श्रुति ने गुस्से में उसे धक्का दे दिया और उसके कुछ समझाने से पहले ही उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और दांत पीसते हुए बोली, खबरदार जो अपने घटिया
हाथों से मुझे छुआ दो। तुमने मुझे कितनी बार धोखा दिया, कितनी बार मुझसे झूठ बोला, लेकिन मैं तुमसे पागलों की तरह तुम्हारी बातों पर हमेशा यकीन करती गई, क्योंकि उस वक्त मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे तुम्हारा असली चेहरा नजर ही नहीं आ रहा था। वो नजर आ रहा था जो तुम थे ही नहीं। लेकिन अब नहीं, बहुत खेल खेल लिया तुमने और मुझे बहुत मोहरा बना लिया। लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम्हारे इस खेल का अंत करके रहूंगी। लेकिन इससे पहले मुझे मेरी बेटी के बारे में जानना है। गुस्से में रौनक का कॉलर पकड़कर झकझोरते बोली, बता कमीने, मेरी बेटी कहाँ है? क्या किया है तूने उसके साथ? रौनक जो अच्छा बनने का ड्रामा कर रहा था, उसका सबर यह देखकर जवाब दे गया था। उसने गुस्से से श्रुति के हाथों को पकड़कर उसे दूर धक्का दे दिया, जैसे श्रुति जमीन पर लड़खड़ाकर मुंह के बल और उसके माथे पर चोट लग गई थी, जिससे उसके मुंह में दर्द भरी आह निकल गई थी। श्रुति गुस्से में अपनी छलती निगाहों से रौनक को देखने लगी थी। रौनक गुस्से में श्रुति के पास आया और उसे बालों को पकड़कर चिल्लाते हुए बोला, साला बहुत हो गया ड्रामा। तुझे सच जाना है ना तो सुन, तेरी बेटी मेरे दोस्ती सबसे प्यार बड़े में बदल दुश्मन गई के और पास है। दोनों ने उसकी धर्मेंद्र जासूसी के करने के लिए, आशीर्वाद से उसे शादी कर तबाह ली करने के लिए और खुश, तीनों खुशी पागलों की खुशी तरह एक हंसते हुए। साथ रहने लेकिन लगे। सबका तो दोस्तों, जानने का क्या फायदा, आप सबको क्योंकि अब तू धर्मेंद्र जी मेरे का पास फैसला आ गई कैसा है लगा? और मैं कमेंट तुझे बॉक्स में अपनी हमेशा राय के लिए विचार इस लिखकर महल की जरूर दीवारों बताइएगा। में दफन कर दूंगा। धन्यवाद। इतना बोलकर रौनक जोर जोर से किसी राक्षसों की तरह हंसने लगा था। श्रुति ने गुस्से में रौनक को धक्का दिया, जिससे वो खुद को संभाल नहीं पाया और जमीन पर लड़खड़ा कर गिर गया। श्रुति इसी बात का फायदा उठाकर रायजादा महल से बाहर निकल गई थी। रौनक यह देखकर गुस्से से उठा और अपने बॉडीगार्ड्स को चिल्लाते हुए बुलाया, साली यहाँ से बचनी नहीं चाहिए, जहां भी मिले जान से मार दो। अपने बॉस का ऑर्डर पाते ही सभी बॉडीगार्ड श्रुति के पीछे रायजादा महल से बाहर निकल गए थे। अर्थव ने आरसी को स्कूल के सामने छोड़ा और वहां से जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पर, हे डॉल, तुम आ गई, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। इस आवाज को सुनकर अर्थव ने गुस्से में पलट कर देखा तो उसकी प्रिंसेस ने अभियान को अपनी गले से लगाया हुआ था और मुस्कुराकर बोल रही थी, तुम्हें पता है आज मेरे डैड मुझे स्कूल छोड़ने आए थे। आरसी की बात सुनकर अभियान मुस्कुरा दिया था और उसके बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए। अर्थव गुस्से में अभियान को घूरते हुए आरसी के पास आया और उसे समझाते हुए, प्रिंस किसी ऐसे स्ट्रेंजर से बात नहीं करते और ना ही उसके गले लगते हैं, बोलते हुए अर्थव का इशारा अभियान की तरफ था। अर्थव की बात सुनकर आरसी मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन डैडू, मेरा अभियान कोई स्ट्रेंजर नहीं है, बल्कि मेरा बॉयफ्रेंड है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। आरसी के मुंह से यह सब सुनकर अभियान के होठों पर जंग जीतने वाली स्माइल आ गई थी। अर्तव ने गुस्से में अभियान को घूरा और आरसी से बोला, प्रिंसेस, अभी तुम्हारी उम्र स्टडी करने की, बॉयफ्रेंड बनाने की नहीं। सारे लड़के गंदे होते हैं, इसीलिए तुम किसी भी लड़के से बात नहीं करोगी। तुम सिर्फ अपनी फीमेल फ्रेंड से बनाओगी, ना ही मेल फ्रेंड और ना ही बॉयफ्रेंड। अब अपनी क्लास में जाओ। बोलते हुए अर्तव का लहजा आज पहली बार आरसी के लिए सख्त हो गया था। आरसी जो पहले मुस्कुरा रही थी, अर्तव की बात सुनकर उसका चेहरा लटक गया और वो बुझे मन से अपनी क्लासरूम की तरफ चली गई। अर्तव ने फिर अभियान को देखा और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, मैंने पहले भी तुम्हें समझाया तो और आज एक बार फिर से समझा रहा हूँ, मेरी प्रिंसेस से 100 कदम की दूरी पर रहो, वरना तुम्हारे लिए बेटर नहीं रहेगा। इतना बोलकर अर्तव ने अपनी आंखों पर सेट चलाया और स्कूल से बाहर चला गया। अभियान अर्तव को जाते हुए देखकर बोला, डैड, आपको जो बोला है बोलिए, लेकिन मेरी डॉल से मिलने से मुझे आप भी नहीं रोक सकते, क्योंकि वो मेरी डॉल है। बोलते हुए अभियान के चेहरे पर भी काफी ज्यादा सीरियस भाव थे। वो इस समय कोई बच्चा नहीं लग रहा था। श्रुति रोड पर भाग रही थी और उसके पीछे रौनक के बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ने के लिए भाग रहे थे। तभी श्रुति की नजर एक खाली कार पर जाती है। वो जल्दी से भागकर उस गाड़ी के पास जाती है और गाड़ी की डिग्गी खोलकर उसमें छुपकर गाड़ी की डिग्गी में वापस से बंद कर देती है। तभी किराए की शॉप में एक आदमी और एक औरत अपने हाथों में बड़े बड़े बैग पकड़े गाड़ी के पास आते हैं और अपनी गाड़ी के आगे वाला दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं। औरत भी अपना सारा सामान पीछे रखकर गाड़ी के दरवाजा खोलकर बैठ गई। उन दोनों के बैठते ही गाड़ी स्टार्ट होकर वहां से निकल गई थी। गाड़ी निकलते ही वहां पर गुंडे आए और श्रुति को चारों तरफ ढूंढने लगे थे, लेकिन काफी मशक्कत करने के बाद भी श्रुति उनकी हाथ नहीं लगी थी और वह लोग उसे ढूंढते हुए वहां से दूर निकल गए थे। ज्योति, अविनाश, सिया, रेखा, अनुज और दोनों बच्चे एक जगह पर थे। वो सभी उसी विला में थे जहां पर अर्थव ने अनुज और रेखा जी को रखा था। दोनों बच्चों और उनके परिवार को खतरा था, इसीलिए अर्थव ने सिया को दोनों बच्चों को स्कूल भेजने से मना कर दिया था, जिससे दोनों के ही बच्चे नाराज थे। सिया अर्थव
समर्थ के कमरे में आई उन दोनों को बुलाने के लिए, लेकिन जैसे ही कमरे में आई वो हैरान रह गई। अर्थ समझ को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अर्थ उसकी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और वह अपना बैग पैक कर रहा था। सिया हैरानी से अर्थ से बोली, अर्थ बच्चा, मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम अभी स्कूल नहीं जाओगे, फिर स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर रेडी क्यों हो रहे हो? सिया की आवाज सुनकर दोनों बच्चे उसकी तरफ पलटे। अर्थ सिया को देखते हुए बोला था कि मॉम, मैंने तो आपको बोला था ना कि मुझे यह है अच्छा नहीं लगता, मुझे अपने फादर बॉस के पास जाना है, लेकिन आप तो मेरी बात मान ही नहीं रही हैं। इतना बोलकर अर्थ ने गुस्से से बैग की चेन बंद कर दी थी और बैग को कंधे पर टांग कर वहां से जाने लगा। तभी सिया उसके सामने अपने घुटनों पर बल बैठी और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर प्यार से समझाते बोली, बेबी, आपको मॉम की कोई मजबूरी है, वो अभी नहीं जा सकती। आपकी नानी की भी तबीयत खराब है ना, तो आपकी मॉम को उनका ख्याल रखना होगा ना। प्यार से अर्थ को अपनी गोदी में बैठकर समझाते हुए बोली, अच्छा बेबी, आप बताओ, अगर आपकी मम्मा की तबीयत खराब होती तो क्या आप मुझे छोड़कर स्कूल जाते? नहीं, बल्कि आप तो पूरे दिन मेरे साथ रहकर मेरा ख्याल रखते ना। वैसे ही मैं भी अपनी माँ का ख्याल रख रही हूँ। अगर मैं आप लोगों को लेकर मेंशन चलूंगी तो मेरी मॉम को कितना बुरा लगेगा। बोलते हुए सिया ने बारी बारी से अपने दोनों बेटों का चेहरा देखा। असमर्थ तो सिया की बात में एग्री हो गया था, लेकिन अर्थ वह भी अब भी गुस्से में सोच रहा था। सिया के लिए सबसे मुश्किल टास्क यही था, अर्थ को समझाना, क्योंकि वह इतनी जल्दी से उसकी बातें नहीं समझता था। अर्थ ने कुछ सोचा और सिया से बोला, ओके मॉम, लेकिन आप मेरी फादर बॉस से बात करवाओ, मुझे उनसे पूछना है कि वह मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था, लेकिन उन्होंने तो अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। अर्थ की बात सुनकर सिया को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। वह अर्थ की अर्थव से बात नहीं करवा सकती थी, फिर वो क्या बहाना बनाए। सिया कुछ पल सोचा और बोली, बेबी, मैं आपकी बात करवा देती हूँ, लेकिन अभी आप पापा से मीटिंग में बिजी होंगे, मैं आपकी शाम को बात करवा दूंगी, ओके? अब आप अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर लो। अर्थ ने अपना सिर हिलाया और सिया की गोद में उठकर अपने बेड को वापस से बैठ गया था और वॉशरूम में चला गया। समर सिया के पास आया और उसकी आंखों में देखते बोला, मम्मा, क्या बात है, आप सैड क्यों हो? सिया हैरानी से समर्थ को देखते बोले, नहीं तो वो नानी बीमार है ना, इसलिए। फिर मुस्कुराते, तुम दोनों जल्दी से ब्रेकफास्ट करके नीचे आ जाओ। इतना बोलकर सिया ने समर्थ के बालों पर हाथ फेरा और उठकर कमरे से बाहर चली गई। एक बड़ी सी विला के सामने आकर गाड़ी रुकी, पीछे का दरवाजा खोला और वह औरत सामान लेकर बाहर निकली और विला के अंदर चली गई। उसी औरत के साथ धीरे से श्रुति भी डिक्की खोलकर नीचे उतरी और उसने धीरे धीरे से इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाकर देखा। सामने एक बहुत बड़ा और खूबसूरत सा विला बना हुआ था और उस विला का काफी ज्यादा सख्त पहरेदारी थी। श्रुति यह देखकर घबरा गई और जल्दी से एक दीवार के पास जाकर छुप गई थी। उसका चेहरा थोड़ा सा बाहर करके इधर उधर देखने लगी थी। तभी विलास में रेखा जी, अनुज जी बाहर निकले। दोनों गार्डन में पड़े झूले पर बैठ गए और अपने बीते दिनों को याद करने लगे थे। श्रुति ने कुछ सोचा और अपने सर पर साड़ी की पल्लू का बड़ा सा घूंघट डाल दिया और दीवार से निकलकर अनुज जी और रेखा जी के पास आई और धीरे से, मालकिन, कोई काम हो तो हमें बता दीजिए, घर का सारा काम आता है, बस काम बता दीजिए। अचानक से उस औरत को देखकर अनुज और रेखा दोनों ही हैरान हो गए थे। रेखा हैरानी से उस औरत से बोली, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? औरत रोते हुए बोली, मालिक, मैं बहुत बेचारी बेबस औरत हूँ। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन खिलाने को कुछ भी नहीं है। जहाँ भी काम कर मांगने वाले जाती हूँ, सब लोग। फिर रोते हुए, लेकिन मालकिन, आप मत निकालना, आप जो कहेंगे जैसा करेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। खाना बनाने में लेकर झाड़ू पोछा सब कुछ मुझे आता है। अगर अगर कम तकता भी देगी तब भी चलेगा, लेकिन मालकिन, काम दे दीजिए। श्रुति की ऐसी हालत देखकर रेखा जी को उसे पर दया आ गई थी और उन्होंने खड़े होकर उसे उठाया और बोली, अच्छा ठीक है, मेरे साथ चलो। इतना बोलकर रेखा जी ने मिला के अंदर ले जाने लगी और उनके साथ साथ श्रुति भी अंदर जाने लगी। रेखा जी, अनुज जी श्रुति को लेकर अंदर आए। रेखा और अनुज के साथ किसी औरत को देखकर बाकी सब भी हैरान हो गए थे। सिया ने हैरानी से रेखा जी से पूछी, मम्मा, ये कौन है और आपके साथ? फिर गुस्से में, आज से पहले तो इसे कभी भी यहाँ पर नहीं देखा। रेखा जी श्रुति से बोली, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर रेखा जी सिया का हाथ पकड़ा और उसे एक साइड लेकर बोली, पूरी बात बता दी। पूरी बात सुनकर सिया गुस्से में रेखा जी से, मम्मा, आपको ऐसे किसी की अनजान को लेकर अंदर नहीं आना चाहिए था। हो सकता है ये हमारे दुश्मनी की चाल हो, उसने जानबूझकर इस औरत को भेजा हो हम पर निगरानी रखने के लिए। सिया की बात सुनकर रेखा जी को सोचते हुए बोले, नहीं बेटा, अगर ये कोई दुखिया हुई तो, और सच में इसे काम की जरूरत हुई तो हम बिना किसी सबूत के तो ऐसे किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते ना। इसीलिए मेरी बात मानो और इस औरत को काम दे दो। मुझे तो सच में यह औरत कोई दुखिया ही लग रही है। आखिर आखिर ऐसा
रेखा जी की जिद के आगे सभी लोग हार गए थे और उसे सिया को बात माननी पड़ी थी। रेखा जी श्रुति के पास आई और सिया श्रुति से बोली, ठीक है मैं तुम्हें काम पर रख लेती हूँ, साफ सफाई करनी आती है। श्रुति ने जल्दी से धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। सिया श्रुति के पहले चेहरे पर घूंघट देखते बोली, पहले अपना घूंघट उठाओ और हमारा चेहरा दिखाओ, उसके बाद ही मैं तुम्हें काम पर रखूंगी। सिया की बात सुनकर पहले तो श्रुति घबरा गई, लेकिन अगले ही पल उसने हिम्मत करके अपना घूंघट हटा दिया। सिया का श्रुति का चेहरा देखकर हैरान रह गई। उसके माथे पर बड़ा सा घाव बना हुआ था और खून निकल रहा था। सिया ने नौकर से जल्दी से बोलकर फर्स्ट एड बॉक्स मंगाया और श्रुति को जल्दी से सोफे पर बिठा दिया। तुम्हें तो ये चोट कैसे लगी? श्रुति घबराहट में मुस्कुराते बोली, गलत प्यार करने का अंजाम है जिसका फल भुगत रही हूँ। बोलते हुए श्रुति की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आंसुओं को छुपा लिया था। श्रुति की हालत देखकर सिया को काफी ज्यादा बुरा लगा। उसने जल्दी से नौकर से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर सिया के माथे पर मरहम पट्टी की और बोली, तुम अभी रेडी, थोड़ी देर में आराम कर लो। श्रुति जल्दी से खड़े होते बोली, नहीं मालकिन, आप काम बता दीजिए, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो खाना का इंतजार कर रहे होंगे। श्रुति की हालत देखकर सिया को उस पर बहुत तरस आ रहा था। सिया ने जल्दी से पैसे निकाल कर श्रुति के हाथ में दिए और बोली, तुम्हें अभी काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी अभी हालत ठीक नहीं है, ये पैसे लो और जाकर अपने बच्चों को कुछ खिला दो, अगर काम हो तो मैं थोड़ी और दे देती हूँ। सिया की बात सुनकर श्रुति हड़बड़ा गई। उसे तो लगा था ये बहाना बनाकर उसे जल्दी से काम मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया था। श्रुति जल्दी से हड़बड़ाते बोली, नहीं नहीं मालकिन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी आपने मुझे काम दे दिया, यही मेरे लिए बहुत है, बस आप मुझे काम बता दीजिए। सिया ने काफ़ी ज़्यादा श्रुति को पैसे लेने के लिए फोर्स किया, लेकिन श्रुति उसके पैसे लेने को तैयार ही नहीं हुई थी। आखिरकार सिया ने उसे बिला की साफ सफाई करने का काम दे दिया था। यह सुनकर श्रुति बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए थे। जब सिया ने उससे ये बोला, तो ठीक है, कल से काम पर आना, अभी तुम जब घर जाओ और थोड़ा एडवांस लेकर जाओ। श्रुति के पास सिया की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वह ना नुकुर करती तो शायद सिया को उस पर शक हो सकता था और उसे काम से निकाला जा सकता था। इसीलिए उसने चुपचाप पैसे लिए और बिला से बाहर चली गई। श्रुति बिला से बाहर आई और इधर उधर खुद को छुपाने के लिए जगह देखने लगी जहां उसे रात बितानी थी। आखिरकार श्रुति को एक जगह मिल गई और वो जल्दी से उस जगह जाकर छुप गई थी। रौनक के आदमी उसके सामने अपना सर झुकाकर डर से कांप रहे थे। रौनक गुस्से में एक आदमी को मारकर चिल्लाते हुए बोला, साले एक औरत, तुम लोगों से नहीं पकड़ी गई, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। बोलते हुए रौनक गुस्से में उस आदमी को बुरी तरीके से मारे जा रहा था और ये नजारा देखकर बाकी गुंडे डर से कांप रहे थे। तभी रौनक के कानों में एक आवाज पड़ी, भाई इतना गुस्सा क्यों निकाला है? डोंट वरी, मेरी प्यारी भाभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। उस आवाज को सुनकर रौनक ने गुस्से में सीढ़ियों पर देखा जहां अभिषेक खड़ा था। अभिषेक नीचे आया और रौनक के कंधे पर हाथ रखकर स्माइल करते हुए बोला, आपकी प्यारी धर्म पत्नी अपनी बीवी को खोजने गई है, बेटी को खोजने, जो आपके सबसे बड़े दुश्मन के पास है। यानी कि अभिषेक की बात बीच में काट कर रौनक गुस्से में अपने दांत पीसते बोला, अर्थव सिंघानिया वो उसी की यहाँ गई हो ना, इसकी तो। अभिषेक रौनक को रिलैक्स करते हुए बोला, भाई रिलैक्स, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? भूल गए आपकी अर्थव सिंघानिया तो मर गया है, और जो वो प्रॉपर्टी उसकी कुंडली पर अपनी कुंडली मार कर बैठा है, और वो जो हमारा ही दोस्त विहान ठाकरे हैं, हम उससे हाथ मिला चुके हैं एक बार। सिया की मौत होने के बाद आपकी बेटी आपके पास ही आ जाएगी।